नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन पांडे आज आप लोगों को सर्वनाम के विभिन्न प्रकारों को, विभिन्न भागों को से हम लोग परिचित होंगे और आपको इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सर्वनाम, जो कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बाद इसका स्थान आता है सर्वनाम का। इसीलिए सर्वनाम के बारे में कहा गया है कि जिस तरह से हमारा रिलेशनशिप मानवतावादी में जुड़ा हुआ रहता है, पिता के पुत्र से, माता का पुत्र से, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी रिश्ता जुड़ा हुआ है। जिस तरह के नदी का रिश्ता पानी से होता है, उसी प्रकार ठीक संज्ञा का रिश्ता सर्वनाम से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए कहा गया है, इसका परिभाषा होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी कि संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि राम पढ़ रहा है, सीता खेल रही है, तो राम पढ़ रहा है यानी कि राम के जगह पर तो वह पढ़ रहा है। मुझे राम को बुलाओ तो फिर क्या हो जाएगा, उसे बुलाओ, यानी कि राम को बुलाओ तो राम बुलाने की जगह हो जाएगा उसे बुलाओ। इसीलिए कहा गया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे सोहन पढ़ रहा है तो सोहन यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, और पढ़ना यहाँ पर क्या है, पढ़ रहा है, क्रिया है। तो सोहन जो है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कि वह पढ़ रहा है। यहाँ पर लिखा गया है दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे कि राधा खेल रही है, तो राधा क्या हुआ, संज्ञा हुआ, और सर्वनाम क्या हुआ, वह हुआ खेल रही है। सर्वनाम सिर्फ ये नहीं है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, सर्वनाम जो है निकटता का, दूरी का भी बोध कराता है। सर्वनाम जो है आपको निश्चित अनिश्चित का भी बोध कराता है। सर्वनाम ऐसा शब्द है जो आदर का, रिस्पेक्ट, जैसे हम कहते हैं कि राम मुझे पढ़ा रहा है, तो राम नहीं पढ़ा रहा है, मुझे शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर रिस्पेक्टेड शब्द होता है, आपका प्रयोग करते हैं, तुम का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, शब्दों में भी निखार आती है और हम किसी पद को सम्मान रूप से, भेद रूप से उसका उच्चारण करते हैं। इसलिए सर्वनाम जो है हमें निकटता का बोध कराता है, दूरी का बोध कराता है, अनिश्चितता का बोध कराता है, निश्चितता का बोध कराता है, संबंध का बोध कराता है, प्रश्न का बोध कराता है, और उसके साथ साथ ही आदर और सम्मानजनक सूचित, जैसे तू, तुम, आप, हम लोग इत्यादि शब्द का भी प्रयोग कराता है। इस तरह से सर्वनाम में इतने प्रारूपों को हम भली भांति पढ़ते हैं और इसका प्रयोग अपने जीवन यापन में, अपने वाक्य में, पठन पाठन में उसका प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, इसके 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे बोलने वाले और सुनने वाला का इसमें बोध होता है। उसके बाद होता है दूसरा भेद है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का बोध कराता है। उसके बाद तीसरा इसका भेद है निश्चितवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित होने का बोध कराता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न करने का बोध कराता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, या एक वस्तु को दूसरे वस्तु से, या किसी सेंटेंस के उससे जुड़ा हुआ रहता है, रिलेशनशिप रहता है, वो उसका बोध कराता है। निजवाचक, इसमें स्वयं यानी खुद से, अपने आप से उसका बोध कराता है। सर्वनाम के पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने पहले भी बताया था कि जिस सर्वनाम से बातचीत या लेख के क्रम में, यानी कि बातचीत करने के क्रम में, या लेख यानी लिखने के क्रम में, वो बोलने वाला हो या सुनने वाला हो या किसी के विषय में कहा जाए, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी पुरुषवाचक हम नहीं कहते हैं, कहा जाता है। यानी कि इसका यही परिभाषा होता है कि जिस सर्वनाम से बातचीत जब भी होगा, अकेले बातचीत नहीं हो सकती, उसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कम से कम 2 व्यक्ति होगा, अधिक से अधिक जितना भी हो। और उसके क्रम में, लिखने के क्रम में, जब हम कोई लेख लिखते हैं या कोई अपना लेखन कार्य के द्वारा किसी को, कहीं सभा को, क्लासरूम को, या कहीं भी हम संबोधित करते हैं, उसमें एक बोलने वाला होता है जिसको हम वक्ता कहते हैं, और सुनने वाला को हम श्रोता कहते हैं। तो देखता है, वो सुनता है, या देखने वाला को दर्शक कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, और उसे कौन पढ़ा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक के भी बताया गया है कि 3 भेद होते हैं। आप अंग्रेजी व्याकरण में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। संस्कृत व्याकरण में भी ऐसा कुछ रूल है, लेकिन मैं हिंदी व्याकरण की बात कर रहा हूँ। उत्तम पुरुष में फर्स्ट पर्सन, जिसमें जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मैं मतलब कि मेरा नाम जो भी हो, वो पढ़ाने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। जो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहा है या जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो क्या हुआ, सेकेंड पर्सन हुआ। थर्ड पर्सन जो न हमसे रिलेटेड हो, ना आपसे रिलेटेड हो, सामने वाला व्यक्ति से, न बोलने वाला, न सुनने वाला, दोनों से रिलेटेड नहीं हो, वो किसी तीसरा व्यक्ति से रिलेटेड हो, बात हो, टॉपिक हो, कार्य हो, तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन, जिससे कि मैं कुछ कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ या समझा रहा हूँ, वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। सेकेंड पर्सन, जो कि जिसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं कक्षा में, तो आप सेकेंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन, जिसमें ना आप मेरी बात हो रही है, ना आपकी बात हो रही है, ना हम लोगों की बात हो रही है, ना आप लोगों की बात हो रही है, किसी अन्य लोगों की बात हो रही है, तो वह थर्ड पर्सन कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का ही अर्थ होता है, इस शब्द में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। निश्चयवाचक का मतलब निश्चित शब्द। निश्चित वो व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, स्थान भी, जिससे कि अज्ञात हो सके कि यह निश्चय है।
जैसे कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह विद्यालय आ रहा है, यहाँ पर ये डेफिनेटली है या सिक्योर है कि सही में वह विद्यालय आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। या आप जब आप बोलेंगे कोई विद्यालय आ रहा होगा, कुछ बच्चे विद्यालय आ रहे होंगे, जहां पर ज्ञात नहीं हो कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कौन आ रहा है, उसी को अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे वहां बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर कोई ना कोई बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। चाय में मक्खी गिर गया, यहाँ पर यह ज्ञात हो रहा है कि चाय में मक्खी गिर गई। अगर ज्ञात नहीं होता कि चाय में मक्खी गिरी की क्या गिरी, तब वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। सर्वनाम भाग 2 सर्वनाम के बचे हुए शेष भागों से अवगत कराऊंगा और इसके विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करूंगा। इसका मैंने 2 भेद के बारे में बता दिया था, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। आज मैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या पदार्थ का बोध कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई विद्यालय आ रहा है, यहाँ पे निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन विद्यालय आ रहा है, राम आ रहा है कि श्याम आ रहा है कि वह आ रहा है कि यह आ रहा है, इसका कोई ज्ञात नहीं, यानी अज्ञात है, हम अपरिचित है कि कौन आ रहा है। वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे यह ज्ञात नहीं हो रहा है, यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। चाय में कुछ गिर गया है, जब चाय में मक्खी गिर गया या मच्छर गिर गया है तो वहां पर ज्ञात हो रहा है कि मक्खी या मच्छर गिर गया, तो निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ पे यह ज्ञात नहीं हो, हम यह जानकारी नहीं हो या समझ नहीं पाते हैं, जहाँ पर निश्चित हो, अनिश्चित का बोध कराता है, अनिश्चितता हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये शब्द में ही किसी भी, हम यह ज्ञात है, यह हमें जानकारी रखना चाहिए, किसी भी शब्द में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई रहती है, उसी से लगभग स्पष्ट हो जाता है इसकी परिभाषा क्या होना चाहिए और क्या होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम का अर्थ ही होता है जिस सर्वनाम से प्रश्न करने का बोध होता है। वो किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, किसी वस्तु के लिए भी हो सकता है, किसी स्थान के लिए भी हो सकता है, किसी पदार्थ के लिए भी हो सकता है, किसी भाव के लिए भी हो सकता है। यह सारी प्रक्रिया इसी प्रश्नवाचक के अधीन होता है, प्रश्न करने का बोध। जैसे कौन आया है तो बताया जा सकता है कि सोहन आया है, मोहन आया है, राधा आई है, राधिका आई है। क्या कर रहे हो तो मैं पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ। इस तरह का प्रश्न करने का बोध होता है, उसका उत्तर होगा। कौन सा पौधा है या आम का पौधा है, क्या चीज है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बिस्कुट है, टॉफी है या खाने की वस्तु हो सकता है। बस अंतर यही है कौन और क्या में, हम इसको जानेंगे। कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आता है, क्या भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आता है, कब, कैसे, ये सारे आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर। लेकिन हमें याद रखना होगा कौन और क्या में यही अंतर होता है कि कौन का प्रयोग सजीव पदार्थ के लिए होता है, लिविंग थिंग के लिए होता है, जबकि क्या का प्रयोग हमेशा निर्जीव पदार्थ के लिए होता है। जैसे कि आदमी में इंसान का जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी इंसान के साथ, किसी व्यक्ति के साथ वार्तालाप करनी हो तो हम करेंगे कि कौन आ रहा है, आप कौन आया है। लेकिन जब हमें किसी वस्तु के बारे में जानना हो, निजी पदार्थ के बारे में, तो हम बोल देंगे क्या चीज है या कौन सी क्या वस्तु है। इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। इसके बाद इत्यादि और भी सारे इसका उदाहरण हो सकते हैं, आप भली बातें देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से संबंधवाचक सर्वनाम का अर्थ ही होता है, जो इसका 5वां भेद है सर्वनाम के, इसमें संबंध यानी रिलेशनशिप होगा। किस, जैसे कि इंसान में रिलेशनशिप होता है, भाई का हो, बहन का हो, पिता का हो, पुत्र का हो, पति का हो, पत्नी को, इसी तरह से जनता का हो, प्रजा का हो। तो इसी प्रकार यहाँ भी रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, सर्वनाम और संज्ञा के बीच में, दोनों में रिलेशनशिप होता है। उसी को संबंधवाचक का मतलब ही होता है कि 2 व्यक्ति या 2 वस्तु या 2 टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा के संबंध का सूचित करता है, यानी सर्वनाम का संबंध किसके साथ सूचित करता है, संज्ञा के साथ सूचित करता हो, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे यह वही विद्यालय है, क्या विद्यालय क्या है, ये है संज्ञा है। या वही विद्यालय है जहाँ, जहाँ क्या है, मैं क्या है, ये सब सर्वनाम है, जहाँ मैं पढ़ता था। यानी कि इस विद्यालय का संबंध किससे है, मुझसे है, मेरे स्वयं से है, खुद से है, कि जहाँ मैं पढ़ता था। या वही घर है, तो घर क्या है, संज्ञा है। जबकि यह वही घर है जहाँ मैं रहता था, यानी उस घर से किसका संबंध है, हमारा संबंध है कि मैं कभी उस घर में रहा करता था। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी हम जैसा कार्य करते हैं वैसा ही हमको क्या मिलता है, परिणाम मिलता है। या वर्तमान काल में मिले या आने वाला भविष्य काल में मिले, जैसा हम कार्य करते हैं उसी तरह से उसका परिणाम मिलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जैसा कर्म करते हैं, जैसा आपके पास वर्चस्व होता है, वो ज्ञान का हो, विज्ञान का हो, प्रॉपर्टी धन संपत्ति का हो, उसी तरह से आपका, अगर आपका ज्ञान है तो दुनिया के सभी व्यक्तियों को जीत सकते हैं, आपके पास विज्ञान है तो दुनिया के हर तकनीकों पर आपका क्या होगा, आपका वर्चस्व कायम रहेगा। उसी तरह से जिसके पास धन संपत्ति है, जिसके पास व्यक्ति है, वो दुनिया की किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, किसी भी संपत्ति पर उसका अधिकार होता है। इसीलिए कहावत है, लोकोक्ति कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कि बहुत ही प्रचलित कहावतों में से एक है। ये सर्वनाम का सबसे अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब ही होता है स्वयं, खुद, अपने आप का बोध कराता है निजवाचक सर्वनाम। इस परिभाषा के अंतर्गत या जो भेद का नाम है निजवाचक, इससे ही खुद पता चलता है कि निज का अर्थ स्वयं,
खुद या अपने आप या स्वयं से होता है। जिस सर्वनाम से निज यानी स्वयं या अपने आप या खुद का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, यहाँ काम किसके द्वारा किया जा रहा है? अपने आप यानी स्वयं से किया जा रहा है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। आप बुरा तो जग बुरा, यानी आप अगर बुरे हैं, आप स्वयं बुरा है तो सारा दुनिया, जग मतलब संसार होता है, दुनिया वर्ल्ड को कहते हैं, विश्व को कहते हैं, तो सारा दुनिया बुरा है। अगर आप अच्छे हैं तो पूरा दुनिया अच्छा है। तो आप ही पर निर्भर करता है कि आप कितना बेहतर दे सकते हैं दुनिया को, तो आपको बेहतर अवश्य मिलेगा। मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पर यह ज्ञात हो रहा है, स्वयं से यह ज्ञात हो रहा है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा भी है कि भाववाचक का भी उदाहरण है कि आप जब वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा जाता है भाववाचक वाच्य जो होता है उसका भी बोध करा रहा है कहीं ना कहीं। मुझसे चला नहीं जाता, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है हमें स्वयं को यानी खुद को कि मुझसे अब चला नहीं जाता है। इस प्रकार के सारे उदाहरण निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं।